Hello everyone, myself सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग क्रॉप डिजीज़ मैनेजमेंट में नेक्स्ट क्रॉप करने वाले हैं, जिसमें हम वीट की और डिजीज़ पढ़ेंगे करनाल बंट। करनाल बंट ऑफ वीट जो है, इसे कैंसर ऑफ वीट भी कहा जाता है। ये एक फंगल डिजीज़ है जो कि निवोसिया इंडिका से होती है, जिसका पहले नाम जो है वो टीरियाटा इंडिका था। ठीक है, आज हम लोग इसी का इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, इसके कुछ सिम्टम्स, फिर ये पैथोजन किस टाइप से, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक जिसे इटियोलॉजी भी कहते हैं, फिर डिजीज साइकिल देखेंगे, इसके फेवरेबल कंडीशंस भी, और लास्ट में हम लोग इसका मैनेजमेंट के कुछ मेथड्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की बात करी जाए तो सबसे पहले ये डिजीज़ इंडिया में करनाल में ये करनाल है सॉरी हाँ करनाल हरियाणा में डिस्कवर की गई थी बाय द साइंटिस्ट मित्रा इन 1931। ये करनाल में डिस्कवर हुई थी, इसीलिए इसका नाम करनाल बंट है ऑफ वीट। ठीक है। पहले तो ये डिज़ीज़ उतना ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव नहीं थी, ज़्यादा डिज़ास्ट्रस नहीं थी, लेकिन 1970 से जब हमने बहुत सारी हाई यील्डिंग सेमी ड्राफ्ट वेराइटीज़ को अपनाना स्टार्ट किया, तब ये डिज़ीज़ जो है अपने अपीयरेंस शो करना स्टार्ट की। तो ये इंडिया में एज ए एपिडेमिक अपीयर हुई थी 1976 में, 1979, 1981 से 83 और 1986 में। इस टाइम पे ये एज अ एपिडेमिक इंडिया में अपीयर हुई थी। फिर इसके कुछ सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स ना आपको काफ़ी ज़्यादा लूज मर्ज से सिमिलर दिखेंगे। ठीक, ये इसमें जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत मतलब स्पाइक्स जो होंगे वो बहुत ही इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे और बहुत ही कम दाने आएंगे। ये जो है ना स्टार्टिंग के स्टेज में उतना ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा, एंड के स्टेज में जो है आपको दिखेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ब्लैक ब्लैक से आपका ये सीड्स हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इसकी फेवरेबल कंडीशन की बात करते हैं तो इसकी फेवरेबल कंडीशन मॉडरेट टेम्परेचर है। ठीक है, 19 से 20 डिग्री सेल्सियस। मोस्टली हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, जिससे इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% होती है। ये इसकी फेवरेबल कंडीशन है। और थोड़ा रेनी मतलब ह्यूमस हो एटमॉस्फेयर में, आपकी ह्यूमिडिटी बनी रहे। तो क्लाउडीनेस और रेनफॉल ड्यूरिंग फेवरेबल डिजीज आर दी फेवरेबल कंडीशंस ऑफ दिस डिजीज़। ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे पैथोजन की। ये एक्चुअली यहाँ पे जो है ना आपके वीट में बंट बॉल फॉर्म करता है, जो कि कुछ इस तरीके से ब्लैक ब्लैक अपीयर होते हैं। तो पैथोजन में हम बोल रहे थे, इसके पहले सिम्टम की बात करते हैं। तो इसका सिम्टम जो है ना वो कुछ ही ग्रेन्स में आपको देखने को मिलेगा इन अ इरेगुलर मैनर। ठीक है। ये इन्फेक्शन जो है स्प्रेड होता है ग्रेन के पार्ट में। ठीक है, मतलब एक ग्रेन से फिर वहाँ से टीलोस्पोर जो आपका ब्रस्ट करेगा प्लांट में जाएगा, और फिर वो उसके धीरे धीरे अपर पार्ट के अल्टीमेटली इसको ग्रेन को इफेक्ट कर देगा ये आपके। ठीक है। कुछ जगह पे तो ये इतना ज़्यादा रिड्यूस कर देता है इसकी जो यील्ड होती है आपकी, कि आपका वो पूरा क्रॉप ही ख़राब हो जाता है। ठीक है। इसमें आपको ब्लैक शाइनी जो है टीलोस्पोर्स दिखेंगे एक सैक स्ट्रक्चर में, जिसको हमने अभी ब्लंट बॉल बोला था उसमें। ठीक, जैसे जैसे ये ग्रेन मेच्योर होता जाएगा, इसका जो ये टीलोस्पोर का मैंने अभी आपको बताया ना ब्लैक शाइनी सैक होगा, वो अपीयर मतलब ज़्यादा उभर के आने लगेगा, एक्सपोज होने लगेगा। और उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, एक कैरेक्टरिस्टिक आपको स्मेल आएगी, फाउल फिशी स्मेल आती है। ठीक है, किसकी वजह से? तो वो ट्राईमिथाइल अमाइन की वजह से, ट्राईमिथाइल अमाइन की वजह से वो स्मेल आती है। ठीक है, फिशी फाउल स्मेल, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ब्लैक कलर एंड फिशी फाउल स्मेल, जो कि किसकी वजह से होती है? ट्राईमिथाइल अमाइन की वजह से। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक, तो ये अब आपको आएगी, और धीरे धीरे वो जो है ना जैसे जैसे मेच्योर होगा वो ब्रस्ट कर जाएगा आपका टीलोस्पोर, और पूरा वो जो है सॉइल में पूरा प्लांट में फैल जाता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके पैथोजन की। तो जो ये टीलियोस्पोर है ये स्मूथ बॉल्ड होते हैं, और इनका जो डायमीटर है वो 22 से 49 माइक्रोमीटर होता है। ये म्यू है यहाँ पे। ठीक, डायमीटर होता है, और इसका रेस्टिंग पीरियड जो है ना काफ़ी लंबा होता है। इनको ये सॉइल में काफ़ी लंबे टाइम के लिए सर्वाइवल करते हैं, इसलिए इसका रेस्टिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है। ये जर्मिनेट करते हैं और लार्ज नंबर में नीडल शेप प्राइमरी स्पोरोडिया फॉर्म करते हैं। अब देखो, प्राइमरी जो इसमें स्ट्रक्चर है आपका वो प्राइमरी स्पोरोडिया है, जो कि नीडल शेप होता है। बाद में ये सेकेंडरी स्पोरिडिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि सिकल शेप्ड होता है, और इसकी वजह से एलेंटॉइड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलेंटॉइड भी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इसे एलेंटॉइड भी बोला जाता है।
जो कि बाद में डिस्पर्जल हो जाता है एज अ कर्नाल बर्न। ये आपका सेकेंडरी स्पोर जो है यही पूरा जगह फैल के आपका डिजीज़ कॉज करता है। ये देखिए, ये आपका फील्ड में कुछ ऐसे ब्लैक कलर का पूरा आपका कर्नल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके डिजीज साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़िएगा, मैं आपको समझा रही हूँ इसमें लिखा क्या क्या है पूरा। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका होगा टीलियोस्पोर, फिर वो जर्मिनेट करके बनाएगा प्राइमरी स्पोरिडिया, जो कि अपने फेवरेबल कंडीशन पाते ही फॉर्म हो जाएगा सेकेंडरी स्पोरिडिया में, जो कि पूरा आपका इन्फेक्शन कॉज करेगा और फॉर्म करेगा टीलोस्पोर दोबारा से। फिर साइकिल वही रिपीट होगी, जो टीलोस्पोर इसने फॉर्म किया है वो जर्मिनेट करेगा सॉइल में और प्राइमरी स्पोरिडिया बनाएगा, फिर प्राइमरी जो है सेकेंडरी बनाएगा, फिर टीलोस्पोर। इस तरीके से साइकिल रिपीट होती है। तो होता क्या है, टीलोस्पोर जो है वो सॉइल में जर्मिनेट करते हैं और प्राइमरी स्पोरिडिया बनाते हैं। ये प्राइमरी स्पोरिडिया जो है ये एयरबोर्न बन जाते हैं, एयरबोर्न डिजीज़ फॉर्म कर जाते हैं और पूरे जो होस्ट प्लांट्स है उसके लीव्स पे फैल जाते हैं। फिर जैसे इसको ह्यूमिड कंडीशन प्रॉपर, इसका जो फेवरेबल कंडीशन था ना जो हमने भी पढ़ा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% होनी चाहिए, या फिर मॉडरेट टेम्परेचर, या जब रेनफॉल क्लाउडी सा एटमॉस्फेयर हो जाता है तो इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है और फिर ये सेकेंडरी से प्राइमरी से सेकेंडरी स्पोरिडिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हमने एलेंटॉइड्स भी बोला था। ठीक, उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, एक मिनट, एलेंटॉइड्स में। स्पोरिडिया जो है वो धीरे धीरे जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है एपिडर्मल सेल से और धीरे धीरे ओवरी की तरफ पेनिट्रेट करता जाता है। ये फॉर्म करता है जर्म ट्यूब्स, जो कि स्टोमेटा को पूरा पेनिट्रेट कर देते हैं। जहाँ जहाँ भी आपका स्टोमेटा आएगा वो पूरा उसको पेनिट्रेट कर देंगे आपके लीव के स्टोमेटा को। और ये डिजीज़ जो है बड़ी सिस्टमैटिकली ही प्रोग्रेस करता है और पूरा आपके स्पाइकलेट्स को इन्फेक्ट कर देगा पूरे प्लांट के। ठीक है, ये स्टार्ट, इसका इन्फेक्शन जो है ना से अप से मतलब डाउन से अप साइड जाता है। मतलब क्या कहना चाह रही हूँ कि इम्ब्रोनियल एंड से ये डिजीज़ जो है आपका वो इम्ब्रोनियल एंड से जाएगा और स्प्रेड होगा पूरे अलोंग द ग्रेन स्ट्रक्चर। जो आपका पूरा ग्रेन है उसमें ये फैल जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि द इन्फेक्शन मोस्टली स्टार्ट फ्रॉम एम्ब्रोनियल एंड स्प्रेड्स अलोंग द ग्रेन स्ट्रक्चर। पूरा ये ग्रेन की तरफ फैलता जाएगा। ये हाइफे भी फॉर्म करता है, जो कि बेस से होते हुए सब मतलब ये जो हाइफा होता है इस पैथोजन का वो पॉलिफरेट करेगा। कैसे, तो पहले बेस से होते हुए जाएगा वो आपके सब ओवेरियन टिश्यूज़ में और फिर वहाँ से वो पेरिकार्प में एंटर करेगा। लेकिन ये रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू पेरिकार्प, उससे आगे नहीं बढ़ेगा और वहाँ पे वो टीलोस्पोर जो है वो फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, ये टीलोस्पोर्स फॉर्म होंगे, फिर बारिश हुई या कुछ भी हुई तो यह रप्चर हुआ तो ये टीलोस्पोर फिर जाके सॉइल में गिर जाते हैं और फिर जब टाइम मौका इनको मिलता है तो ये जर्मिनेट करके प्राइमरी स्पोरिडिया बनाते हैं। फिर वो फेवरेबल कंडीशन में सेकेंडरी बनते हैं, ये सेकेंडरी फिर आगे बढ़ता है अप टू द पेरिकार्प और वहाँ पे जाके ये फिर टीलोस्पोर बनाता है और इस तरीके से आपका साइकिल रिपीट ऑन चलता जाता है। ठीक है, ये था इसका पूरा अच्छे से डिजीज साइकिल कि कैसे ये पूरा होता है। तो आप समझ ही रहे, सबसे पहले टीलोस्पोर होगा, मेन जितने भी फंगल है उसमें टीलोस्पोर इज इम्पॉर्टेंट। Then it get converted into primary sporidia, which under favorable condition and atmosphere get converted into secondary sporidia, which we also called as allantoids. These allantoids keep on growing and remains restricted to pericarp. There they produce telospore, and these telospores again germinate in soil and form primary sporidia, and the life cycle goes on. जी, ये देखिए इस तरीके से आपका भी अब तक देखते आ ही रहे हैं कि किस तरीके से आपके जो फील्ड में ग्रेन्स होंगे आपके जो वो या तो नहीं होंगे और होंगे भी तो इस तरीके से पूरे सड़ चुके होंगे। और ये आपको जो है आपके फील्ड से, अगर आपके फील्ड में कर्नाल बंट हो चुका है तो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आएगी। पहले तो ब्लैक कलर अपीयर होगा, ये ब्लैक कलर, और साथ में कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आएगी फाउल फिशी स्मेल। किसकी वजह से, तो ट्राइमिथाइल अमाइन की वजह से। ठीक, अब इतना पढ़ लिया तो अब हमें इसका मैनेजमेंट भी देखना होगा कि कैसे करेंगे। तो हमें मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आप कहते हैं कि हमें टॉलरेंट वेराइटीज़ ग्रो करनी चाहिए, जैसे कि HD2281 है अपना, इस टाइप की रेजिस्टेंट वेराइटी हमें ग्रो करनी चाहिए। या हम जो वाइल्ड स्पीशीज़ होती है ना उनको भी यूज़ कर सकते हैं, उनकी जो रेजिस्टेंट वेराइटी आती है जैसे कि HD2329 या HD2920, इस टाइप की ब्रीड्स को हमें यूज़ करना चाहिए। हमें स्ट्रिक्ट
क्वारंटाइन मेजर्स को फॉलो करना चाहिए कि इतनी दूरी पे प्लांट्स को ग्रो करना है, कहाँ टच नहीं होने देना है, वीड्स को सबसे पहले उखाड़ के फेंक देना है, सॉइल को एक बार टिल्ले ज़रूर करना है। ये जो भी इसके मेजर्स होते हैं वो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। हमें डिजीज़ फ्री सीड को लेना चाहिए, ठीक है। परचेज जो करें हमेशा डिजीज़ फ्री सीड्स ही परचेज करने चाहिए, हमें अच्छी क्वालिटी की सीड्स हमें परचेज करना चाहिए। नाइट्रोजन का हमें काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के एक्सेस एप्लीकेशन या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। एकदम अच्छे से उसका एप्लीकेशन करना चाहिए। एडजस्ट करना चाहिए डेट ऑफ सोइंग। मोस्टली जो डिजीज़ है वो अगर आप लेट सोइंग करते हैं ना तो उसकी वजह से होता है, तो इसलिए सोइंग की डेट को अपने हिसाब से एडजस्ट करिए। ऐसा नहीं कि जिस दिन बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने वाली है आप उसी दिन सोइंग कर दें, या बहुत जिस दिन ह्यूमिडिटी है या मॉडरेट टेम्परेचर है उस टाइम पे सोइंग अवॉइड करें, क्योंकि इस टाइम पे क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा अगर आपकी सॉइल में वो डिजीज़ कहीं पे है। ठीक टेम्परेचर का ध्यान रखें कि आप जो है थोड़ा जब क्या कहते हैं सनी डे हो उसी दिन इसको सो करें, ठीक है ना, इसकी सोइंग करें। आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन जितने भी इस मेथड्स होते हैं वो सब ग्राम और लेंटिल्स के साथ। साथ में सीड ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, कैसे, तो बेविस्टीन यूज़ कर सकते हैं, थायरम, ठीक है, 2.5 से 3 ग्राम पर केजी ऑफ सीड, या फिर आप ये अपना कॉपर कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं 3 ग्राम पर केजी सीड के लिए। और आप स्प्रे कर सकते हैं, अगर केमिकल की बात करें तो आप स्प्रे कर सकते हैं कार्बेंजामीन 0.1% और कार्बोक्सिन 0.2%, या फिर जो सबसे कॉमन और मोस्ट फेमस मैनकोजेब है वो 0.25% आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर बिटेनॉल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी कॉमन और इम्पॉर्टेंट नाम है। तो ये था इसका मैनेजमेंट, इसमें यहीं तक था, ये छोटा सा था करनाल डिजीज़। इसके बाद हम पाउडरी मेल्ड्यू करेंगे और फिर वीट के बाद हम नेक्स्ट अपना टुंगरो डिजीज़ वगैरह, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपना राइस का स्टार्ट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी मकर संक्रांति।